ये कहावत हम सभी ने सुनी है कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, और इस कहावत को पूरी तरह से ये कहावत पूरी तरह से खरी उतरती है हमारी आज की मेहमान नियति पर। नियति के बारे में मैं आपको बता दूं कि मात्र 13 साल के, लेकिन इनका नाम एशिया और सहित कई अन्य वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुके हैं, इनका नाम दर्ज हो चुका है। तो खास मुलाकात हम करेंगे नियति के साथ, और जानेंगे इनकी जो जर्नी है किस तरह से शुरू हुई, क्यों इनके नाम इतने सारे जो रिकॉर्ड बनाए किस तरह से दर्ज हुए, किस फील्ड में दर्ज। नियति, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका। नियति, मुझे सबसे पहले बताइए कि आप 13 साल की है, खाली मात्र 13 साल की, कई सारे आपने रिकॉर्ड्स बना लिए। कैसे बनाए आपने और किस फील्ड में ये रिकॉर्ड्स बनाए? मैं एक म्यूजिशियन हूँ एंड मैंने म्यूजिक की फील्ड में रिकॉर्ड्स बनाए हैं। इंडिया बुक ऑफ हम्म। रिकॉर्ड्स में मैंने अपने इंडिया के नेशनल एंथम पर 15 इंस्ट्रूमेंट्स बजाए थे 65 सेकंड्स के अंदर। एंड एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए मैंने पूरा शिव तांडव स्तोत्र कंटेस्ट करके उसको पियानो पर बजाया गाया, और वो भी ब्लाइंड फोल्डेडली। ओके, तो इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली और म्यूजिक में इंटरेस्ट आपको कब से हो, क्योंकि आप तो बस 13 साल की तभी है और छोटी सी अभी आप तो। और मैं जब 6 महीने की थी तो मेरी मम्मा ने मेरे को एक टॉय कीबोर्ड और जाइलोफोन दिलवाया। एंड उस टाइम वो मेरे फेवरेट टॉयज होते थे। जैसे और हम्म। बच्चे होते हैं, चीजें पटक देते हैं, तोड़ देते हैं, पर मैं उनको बहुत ज्यादा संभाल के रखती थी, कोशिश करती थी कि बजाऊं। और 6 महीने के उम्र से ही मैंने थोड़ा बहुत बजाना शुरू कर दिया था। हम्म। फिर उसके बाद जब मैं 3 साल की हुई, मेरे को आसपास देखने के लिए कि हाँ मैं बजा सकती हूँ, तो कोई लोकल म्यूजिकल क्लासेस में डाला। और जब पता चला कि हाँ मेरे अंदर म्यूजिक का टैलेंट है, उसके बाद मेरे को प्रॉपरली ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन में पियानो के लिए एडमिशन करवाया गया। ओके, तो अभी आप स्टडी क्या कर रही है, किस तरह की स्टडी कर रही है, स्कूल भी आप जाती है, बाकी म्यूजिक जैसा बता रही है, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। स्कूल हमारा 2:30 बजे तक रहता है। उसके बाद मेरी जो क्लासेस होती हैं पियानो की, वो चाणक्यपुरी हम्म। में होती हैं। तो हम स्कूल से डायरेक्ट चाणक्यपुरी जाते हैं, और फिर 6 बजे के करीब लौट के आते हैं। तो जिस हम्म। दिन पियानो की क्लास नहीं होती उस दिन मेरी तबला की क्लास भी होती है। तो आप जैसे बोले पियानो बजाती है, तबला बजाती है, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आप बजाती है, कौन कौन से बजाते हो, उनके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए एक बार। मैं 42 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकती हूँ। कितने? 42। 42? ओके। कौन कौन से? उनमें कुछ के नाम बताइए। पियानो, तबला, कीबोर्ड, केहोन और कजू, कलिम्बा, ओकरीना, मराकस, खंजरी, मंजीरे, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स। बहुत सारे, इतने सारे सीख कैसे लिया आपने, क्योंकि आप तो अभी बहुत छोटी सी है और उसको सीखने के लिए तो टाइम बहुत कंज्यूम करना पड़ता होगा। कैसे इतने सब बजाने में इंटरेस्ट कैसे आया आपको, और कब सीखा आपने इसको? म्यूजिक में इंटरेस्ट तो शुरू से ही था। फिर जब लॉकडाउन का टाइम आया तो सब लोग ऐसे खाली बैठे हुए थे, कुछ ज्यादा करने को नहीं था, तो मैंने सोचा उस टाइम को हाँ। हमको यूटिलाइज करना चाहिए। एंड उसी दौरान में मैंने काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स। ओके। तो इसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? म्यूजिक में आपका इंटरेस्ट किस तरह से पैदा हुआ, बचपन से था, बट एक होता है ना इंटरेस्ट डेवलप भी होता है धीरे धीरे, उसकी इंस्पिरेशन कोई है आपकी? इंस्पिरेशन मेरी A R रहमान सर हैं, क्योंकि वो पियानो भी बहुत अच्छा बजाते हैं एंड वो हम्म। एक सिंगर भी हैं, एंड वो इसलिए मेरी इंस्पिरेशन। अच्छा, घर में भी कोई आपके ऐसा जो जिसको म्यूजिक में इंटरेस्ट हो, कि आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड इस तरह का रहा है? मेरे एक मामा हैं जो प्रोफेशनली अभी म्यूजिक प्रोडक्शन सीख रहे हैं। एंड बाकी हाँ। घर में तो शुरू से ऐसे एज शौकिया म्यूजिक बजाते थे, बट मेरे मामा ने और मैंने म्यूजिक को परस्यू किया। तो एक तरह से मामा से आपने सीखना शुरू किया, इंस्पिरेशन वो भी रही आपकी, उनसे इंटरेस्ट आया आपको, और वेस्टर्न म्यूजिक आपको की जो लाइफिंग आपकी उनकी वजह से बनी, हम्म। ये मान सकते हैं? जी। ओके। अच्छा, आपने रिकॉर्ड्स जो बनाए थे, उन रिकॉर्ड्स के बारे में बताइए। 2 रिकॉर्ड आपने बनाए, पहले सबसे पहले मैं जो आपका शिफ्ट तांडव वाला रिकॉर्ड है उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए, इसमें क्या करना पड़ा था आपको, किस तरह से आपने रिकॉर्ड बनाया, उस थोड़ा सा उसके बारे में मुझे विस्तार से बताया। 10 महीने की प्रैक्टिस लगी थी पूरा शिव तांडव हम्म। स्तोत्र कंठस्थ करके। उसमें 17 पैराग्राफ्स हैं, और वो भी श्लोक हैं इतने सारे, एंड उसको याद करना काफी मुश्किल था। एंड हम्म। उसके बाद उसको पूरा पियानो पे करके, पियानो पे बजा के एंड गाना, उसका कोऑर्डिनेशन, प्लस उसमें ब्लाइंड हम्म। फोल्डेडली बजाना, वो भी दोनों हाथों से। तो ये सब करने में हमें काफी मेहनत लगी।
ब्लाइंड फोल्ड होगी, आंखें खोल के तो कोई भी बजा सकता है ओपन आइज से, लेकिन ब्लाइंड फोल्ड होकर आपने बजाया। आपको लगा था आप इसका कोई रिकॉर्ड क्रिएट कर देगी जब आप ये करेंगे तो? जब म्यूजिक स्टार्ट किए तो तब तो कुछ पता ही नहीं था कि हाँ हम ऐसा भी कर सकते हैं। ओके। अच्छा, दूसरा रिकॉर्ड, एक और रिकॉर्ड भी आपने बनाया है, राष्ट्रगान का। वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स था। उसमें हाँ मुझे करीब 6 महीने की प्रैक्टिस लगी थी, जिसमें हाँ। मैंने 15 इंस्ट्रूमेंट्स बजाए थे इंडिया के नेशनल एंथम पे। उसमें था कि नेशनल एंथम की जो लेंथ होती है वो 52 सेकेंड्स होनी चाहिए। बिल्कुल। हमने रिकॉर्ड्स के लिए बात की तो उन्होंने कहा कि एक इंस्ट्रूमेंट को पिकअप और उठा के रखने में हम एक सेकेंड एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो ऐसे करके हमने 65 सेकेंड्स में वो पूरा नेशनल एंथम कंप्लीट किया। कितनी प्रैक्टिस, कितनी तैयारी करनी पड़ी थी इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए, क्योंकि 1 सेकंड तो ऐसे खत्म हो जाता है। जैसे 15 के 15 इंस्ट्रूमेंट्स पे मुझे पूरा नेशनल एंथम सीखना पड़ा। एंड हाँ। सबके साथ कोऑर्डिनेशन, मतलब एक से दूसरे पे जंप कैसे करना है। एंड जैसे अब पियानो बजा रहे हैं एकदम से तबला बजाने लग गए, ऐसे एकदम से अपना चेंज कैसे करना है, ये सब करने में बहुत लगता है। कितना टाइम आपने दिया था इस प्रैक्टिस के लिए? 6 महीने। 6 महीने के बाद अब आगे कुछ और भी है कि आपका नया प्लान भी है, कुछ आगे और फ्यूचर प्लान भी है कि इस तरह का कोई और रिकॉर्ड बनाना है, या फिर कोई आप पुराना रिकॉर्ड को ब्रेक करना है? अभी हम कोशिश कर रहे हैं गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए। ओके, उसमें आप क्या करने वाले हैं, कुछ बताएंगे? अ, अभी ज्यादा ऐसे बता नहीं सकते स्टार्टिंग में, तो इतना है कि हम तबले के ऊपर कुछ करने वाले हैं। तबले में कुछ करने वाली है। अच्छा, जैसे आपने बताया राजस्थान वाला आपने रिकॉर्ड बनाया था, 65 सेकंड में आपने इसको रिकॉर्ड किया। इसमें इंस्ट्रूमेंट कौन से थे आपने जो जिनके ऊपर ये किया था, रिकॉर्ड बनाया? इंस्ट्रूमेंट्स थे, सबसे पहले पियानो, यूक्लेले, कजू, हम्म। हारमोनियम, फ्लूट, माउथ ऑर्गन, एंड ओकरीना, कलिम्बा, जाइलोफोन, कीबोर्ड, स्मॉल कैसियो, और गिटार। ओके, इसमें से कई इंस्ट्रूमेंट तो ऐसे जिनके कई लोगों ने नाम ही नहीं सुने होंगे जो आप बजा लेते हैं। बहुत छोटी सी भी आप है, पढ़ाई स्कूल भी आपकी जाती होगी, तो मैनेज कैसे करती है सारी चीजें? म्यूजिक भी कर रहा है, आपको स्कूल की स्टडी भी है, स्कूल से कुछ सपोर्ट मिलता है आपको इन सब चीजों में, क्योंकि आप परफॉर्म भी करती है, परफॉर्मेंस भी देती रहती है बीच बीच में, कैसे सारी चीजें मैनेज कैसे होती है? तो मेरा स्कूल तो मेरे को काफी सपोर्ट करता है। स्कूल में कोई भी प्रोग्राम हो तो वो हमेशा मुझे बुला लेते हैं कि प्रोग्राम मेरी परफॉर्मेंस के बिना नहीं होना चाहिए। और वैसे स्कूल की पढ़ाई मैं अपनी प्रायोरिटी म्यूजिक को ही रखती हूँ, बट कोशिश करती हम्म। हूँ कि स्कूल की पढ़ाई भी अच्छे से होए। एंड पिछले साल 8th में मैं 97% से पास हुई थी। ओह ग्रेट। अच्छा, मुझे ये बताइए कि स्कूल जैसे आप कभी परफॉर्मेंस देने के लिए गई तो स्कूल की ऑब्वियसली पढ़ाई आपकी मिस हो रही है, या कई बार ऐसा भी होगा कि एग्जाम टाइम भी चल रहा है आपका, तो वो जो स्टडी है फिर वो आप कैसे मैनेज करती है? इससे, और इस स्कूल में जिसमें आप पढ़ रही है, इससे पहले भी आप किसी और स्कूल में रही है, वहां से आपको किस तरह का वहां से सपोर्ट मिला था या नहीं मिला था, उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाह रही थी। और वो स्कूल इतना सपोर्टिव नहीं था, बट हाँ वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे थे। एंड वो कोशिश करते थे कि हाँ अगर नियति का ज़्यादा टाइम म्यूजिक रूम में जा रहा है एंड वो क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रही है, तो वो स्कूल के बाद मेरे को एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए बुला लेते थे। कि स्कूल के बाद 1:30 छुट्टी हम्म। होती है एंड 1 आवर उसके बाद एक्स्ट्रा क्लास होती है, रेमेडियल क्लास। तो वो ओके। वीक बच्चों के लिए होती है, बट फिर भी मैं उस रेमेडियल क्लास में जाती थी ताकि मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाऊँ। ओके। लेकिन ये तो आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री में ही जाना है आपको या फिर कुछ और करना है? बड़े होके मैं पीएचडी करना चाहती हूँ विद द टॉपिक इवोल्यूशन ऑफ म्यूजिक फ्रॉम सामवेयर टू द प्रेजेंट टाइम। ओके। ये टॉपिक आपने कहाँ से सोचा, क्योंकि बस आप छोटी जो आपकी एज है उसमें इतना बड़ा कोई सोच नहीं पाता, आपने टॉपिक भी डिसाइड कर रखा है। ये थॉट कहाँ से आया, आपने कब कैसे डिसाइड किया कि मुझे इसी सब्जेक्ट पे पीएचडी करनी है? मेरी नानी एक संस्कृत की टीचर थी पहले स्कूल में। एंड इसलिए शुरू से ही मुझे बहुत ज्यादा श्लोक सिखाए जाते थे एंड सब, जिसकी वजह से स्पिरिचुअलिटी में मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया। एंड अब उसमें और ज्यादा डीप गए तो बहुत सारे वेदास होते हैं। एंड उन हम्म। वेदास में से जो तीसरा वेद है सामवेद, वो पूरा म्यूजिक के बारे में है। तो सामवेद से अभी तक लेकर जितने भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स में उसको बजाने के तरीके में जितना भी चेंज आया है उस पर मैं पीएचडी करना चाहती हूँ। ओके।
एक चीज और बताइए, क्योंकि सामवेद की अभी बात करी, पीएचडी आप करने की बात करी, तो संस्कृत में भी इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी होगा। जी। वो कैसे? क्योंकि म्यूजिक और संस्कृत का तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। म्यूजिक और संस्कृत का कॉम्बिनेशन नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में हाँ। आजकल बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है, जिसमें वो कहते हैं कि बस नाम जाप करना चाहिए। तो नाम जाप वो हरे कृष्णा हरे रामा करते हैं। एंड जितने भी संस्कृत के श्लोक है वो बहुत ज्यादा इवॉल्व हो रहे हैं वेस्टर्न म्यूजिक के साथ कंबाइन करके। ओके। आपकी फैमिली के बारे में मुझे बताइए, आपकी फैमिली में और कौन कौन है? आपकी मम्मी है और? मेरे फैमिली में मैं अपनी मम्मा और नानी के साथ रहती हूँ। अच्छा, म्यूजिक के अलावा आपके इंटरेस्ट और क्या है? क्या करना पसंद करती है आप म्यूजिक के अलावा? म्यूजिक के अलावा मुझे एनिमेशन करना पसंद है। और मेरे को बुक्स पढ़ना पसंद है। अच्छा, बुक्स भी आप पढ़ती है? तो किस तरह की बुक्स आप पढ़ती है, उसके बारे में कुछ बताइए। मैं मोस्टली माइथोलॉजिकल फिक्शंस पढ़ती हूँ। माइथोलॉजिकल फिक्शंस आप पढ़ती है? कोई फेवरेट ऑथर आपका? मेरे फेवरेट ऑथर अक्षत गुप्ता एंड आमिश। ओके। अच्छा, आप मैसेज अगर आप देना चाहें हमारे दर्शकों को, खासतौर पे अगर मैं आपकी बात करूं कि आप जैसे जो बच्चे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा मैसेज बच्चों के पेरेंट्स को होगा कि आजकल हम्म। पेरेंट्स बहुत फोर्स करते हैं कि नहीं, आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, लॉयर बनो। एंड अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट जैसे स्पोर्ट्स में है एंड उनको स्पोर्ट्स हम्म। में नहीं जाने दिया जा रहा कि नहीं आपको इंजीनियर ही बनना है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे का पैशन हमेशा खत्म हो जाता है ऐसा करने से। अगर किसी किसी का पैशन म्यूजिक में है या डांस में है, तो उसको जब इंजीनियरिंग करा देते हैं उसका सारा पैशन खत्म हो जाता है, उसका इंटरेस्ट भी नहीं होता। एंड फिर वो आगे जाके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा हमें अपना बच्चों को हमेशा पैशन फॉलो करने देना चाहिए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नियति को अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है, मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है। कभी आपकी मम्मी ने आपको कभी ये नहीं कहा कि नियति तुम ये मत करो, अभी तो छोटी हो, पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए? ऐसी कभी कोई बात आपके साथ हुई? जी। ओके। राइट? तो सही बोल रही हूँ? जी। ओके। चलिए जी, ठीक। निधि, जैसे आपने मुझे बोला था कि गिनीज बुक की आप तैयारी कर रही हैं, तो मैं हमारी तरफ से, हमारे जो दर्शक हैं उन सभी की तरफ से मैं आपको एडवांस में अभी से शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और मैं चाहूंगी कि गिनीज बुक में भी आपका नाम उसी तरह से दर्ज हो जैसे आप पहले अपना नाम दर्ज करवा चुकी है। और धन्यवाद। पत्रिका के जो दर्शक हैं उनको मैं कहना चाहूंगी, देखिए ये बहुत एक अच्छा सा मैसेज हमारे दर्शकों को, हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे पाठक हैं और जो हमें देख रहे हैं, कोई के मैसेज देखे, वो अपने बच्चों पे किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं डाले। बच्चे जो करना चाहता है उसको करने दें, उसको उसी फील्ड में आगे बढ़ाएं। तो नीति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए। तो थैंक यू सो मच। और इसी तरह से दर्शकों को मैं कहूंगी कि ये नियति है, नियति की तरह नहीं। अच्छा, एक सवाल और था नियति, चलते चलते मैं पूछना चाहूंगी कि आपकी स्टोरी, आप म्यूजिक में इंटरेस्ट रखती है, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ कि आप किस तरह की कहानियां हमारे यहाँ पढ़ना चाहिए, उसके बारे में और बताइए आप, चलते चलते तो किस तरह के फिल्म? जी। कैन यू रिपीट? मैं सुन नहीं पाई। नितिन, मैं ये पूछ रही थी, कह रही थी कि आपने जैसे म्यूजिक में इंटरेस्ट है आपका, म्यूजिक में आप काम कर रही है, लेकिन अगर हम बात करें हमारे पेपर की, तो उसमें आप किस तरह की कहानियां, किस तरह की स्टोरीज पढ़ना चाहेंगी खुद आप? मैं स्टोरीज पढ़ना चाहती हूँ कि लोगों के पास्ट के बारे में, कि उनका पास्ट कैसा था, उनको पहले कितनी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ी, एंड अब जब वो आगे बढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, ऐसे लोगों के बारे में मैं स्टोरीज पढ़ना चाहूंगी। थैंक यू सो मच नियति। तो ये थी हमारे साथ नियति चित्रांश, जिन्होंने बहुत अच्छा सा मैसेज हमारे दर्शकों को दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू नियति। धन्यवाद।